एनसीईआरटी में हम लोग जो है राजनीतिक सिद्धांत, जो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है उसका टॉपिक हम लोग कर रहे थे। उसमें कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उसको भी पूरा किया जाए। तो जो चौथा टॉपिक है सामाजिक न्याय, इस सामाजिक न्याय में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लिए होंगे। इसमें सबसे पहले तो न्याय का अर्थ समझना है कि न्याय होता क्या है, फिर न्याय के कौन कौन से आयाम हैं, सामाजिक न्याय क्या होता है, न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है, राल्स का न्याय सिद्धांत क्या है, सामाजिक न्याय का जो है अनुसरण किस तरह से है, और मुक्त बाजार और राज्य का जो हस्तक्षेप है उस संदर्भ में न्याय को देखना है। तो देखिए एनसीईआरटी में ये जो लाइन लिखी हुई है आप लोग इसको पढ़े होंगे कि जिस तरह से प्रेम और सौंदर्य, इसके अनेक आयाम होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति हाथी को देखता है तो मान लीजिए हाथी के कान को छूता है तो उसको लगता है कि हाथी फर्श है। हाथी के यदि पैर को छूता है तो सोचता है कि हाथी जो है खंबे के समान है। उसी तरह से जो है जिसमें बताया कि सौंदर्य है, तो सौंदर्य के बहुत सारे रूप हैं, प्रेम के बहुत सारे रूप हैं। आप किस स्वरूप को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि ये जो लाइन आप लोग पढ़े होंगे इसी संदर्भ में हम लोग को न्याय को भी समझना चाहिए कि न्याय का भी कोई ऐसा स्वरूप, न्याय कोई तथ्यात्मक अवधारणा नहीं है। तो पहले हम लोग जो है इसमें आप देखते हैं कि न्याय, तो न्याय के संदर्भ में जरा सा समझते हैं। तो देखते हैं कि जो न्याय है, जो जस्टिस है, यह जस्टिस जो है जस शब्द से बना है। जस का मतलब होता है कैसी बाइंडिंग है, टू सिंथेसिस। जस का मतलब होता है टू सिंथेसिस, बांधना, जोड़ना। आप देखते हैं जिसको हम लोग बांड कहते हैं, टू बांड, टू टाई। तो लैटिन भाषा का जो जस शब्द है इसका मतलब होता है बांधना या जोड़ना, मतलब एक बंधन। तो कैसा बंधन? तो न्याय ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ा रहता है। अब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ा हुआ है तो न्याय समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो है बिना किसी भेदभाव के उसका उचित हक दिलाना, उसको उचित स्थान देना। इसीलिए देखिए अभी मैं राल्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, राल्स कहता है राइट इज प्रीवियर टू गुड, उचित का स्थान शुभ से पहले है। इसका मतलब जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति मान लीजिए आप 4 भाई हैं, कोई व्यक्ति आईएएस बन गया, ठीक है, अपना बन गया, अपना सुख भोगे। अब 3 भाई गांव पे खेती करा रहे हैं तो उचित क्या होगा? उचित तो ये होगा कि तीनों भाइयों को भी साथ लेकर चलना, ये उचित है, राइट है। अब गुड क्या होगा कि भाई आप बन गए, परिश्रम किए, किसी ने सहायता नहीं किया, छोड़िए, अपना ऐश करिए, इसको हम बोलेंगे गुड है। तो गुड और उचित में अंतर समझ में आया होगा। तो यहाँ जो न्याय है, उस न्याय शब्द का मतलब होता है औचित्यता। थोड़ा सा और मैं बताऊं, देखिए न्याय कहते समय हमारे दिमाग में 2 तरह की अवधारणा आनी चाहिए। एक तो इसका संकीर्ण अर्थ है और एक इसका व्यापक अर्थ है। तो जो संकीर्ण अर्थ है उसमें हम लोग कहते हैं कि ऐसे सद्गुणों की तलाश की बात की जाती है जिससे व्यक्ति जो है न्यायशील बन सके, जिसको हम लोग नैतिक न्याय कह देते हैं। संकीर्ण अर्थ का मतलब नैतिक न्याय। लेकिन वास्तव में ये जो संकीर्ण अर्थ है वो हमारे काम का नहीं। जो व्यापक अर्थ है, अभी जो मैं बता रहा था, ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे जो है जो आधुनिक मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, उसके अनुसार व्यवस्था चल सके। और मैं अभी बताया कि न्याय औचित्यता है, न्याय रिजनेबिलिटी है, जस्ट है, फेयर है। तो न्याय कोई तथ्यात्मक अवधारणा नहीं है। न्याय जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है, न्याय सब्जेक्टिव है। न्याय सापेक्षिक अवधारणा के रूप में है, जिसमें बताया कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सब चीजों में समन्वय स्थापित करना और उसके अनुसार सामाजिक व्यवस्था को चलाना जिससे समाज में औचित्यता आ सके, उसको हम लोग कहेंगे कि न्याय है। तो न्याय मानवीय संबंधों की औचित्यपूर्ण व्यवस्था है, जहां मनुष्य मनुष्य के मध्य जो है औचित्यपूर्ण संबंध बनता है, मनुष्य समाज के मध्य औचित्यपूर्ण संबंध बनता है, अधिकार कर्तव्य में समायोजन होता है। तो ये जो सामंजस्य स्थापित करने की जो व्यवस्था है वह न्याय है। तो आप देख रहे हैं सामंजस्यपूर्ण संबंध। तो सामंजस्यपूर्ण संबंध का मतलब केवल कानूनी न्याय नहीं होना चाहिए, सामाजिक न्याय भी हो, आर्थिक न्याय भी हो, राजनीतिक न्याय भी हो, और प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हक मिले, उसका उचित स्थान मिले। इस चीज को हम लोग न्याय कहते हैं। तो पहले तो कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि न्याय कोई तथ्य नहीं है, न्याय एक संकल्पना है, न्याय औचित्यता है, जोड़ने की व्यवस्था है। और न्याय को व्यापक अर्थ में हम लोग क्या कहेंगे कि न्याय व्यक्ति और समाज के बीच जो संबंध है उसमें औचित्यता की बात करता है। और जब औचित्यता की बात करेगा तो जैसे मैं बताया कि भाई एक तो योग्यता होता है और एक आवश्यकता होता है। तो केवल योग्यता की बात करना जो है
उससे कार्यकुशलता बढ़ेगा, विकास होगा, ये भी सही है, लेकिन समस्या भी आएगा। केवल योग्यता की बात करेंगे तो कुछ लोग बहुत आगे चले जाएंगे, कुछ लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसे हम न्याय नहीं कर सकते। अब केवल आवश्यकता की हम बात करेंगे, ये बताइए इतनी जनसंख्या भारत में है, कहां से इतना संसाधन लाया जाए जिससे सबकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, और आवश्यकता की कोई सीमा भी नहीं है। आवश्यकता का कैसे निर्धारण किया जाएगा? किसी से बोलेंगे भाई सब क्या चाहिए, तो बोलेगा हमको मोटरसाइकिल दिलवा दीजिए। अब किसी और से पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो बोलेगा हमको तो हेलीकॉप्टर दिलवा दीजिए, ठीक रहेगा। तो बाद में वो व्यक्ति क्या बोलेगा, हमको भी हेलीकॉप्टर दे देते। ये बताइए, अब सबको हेलीकॉप्टर कहां से देंगे भारत में? तो यदि आवश्यकता के अनुसार भी हम लोग निर्णय करेंगे तो वह भी संभव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है और आवश्यकता का निर्धारण कैसे होगा, इतना संसाधन कहां से लाया जाएगा कि सबकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। और यदि कर भी दिए मान लीजिए, तो फिर कार्य करने की प्रेरणा कहां मिलेगी? वो भी तो अन्याय हो गया। तो वितरण का कोई भी एक पैमाना नहीं हो सकता, न तो योग्यता न तो आवश्यकता। समस्या का समाधान भी नहीं हो सकता। इसीलिए न्यायपूर्ण वितरण ऐसा होना चाहिए जिसमें योग्यता और आवश्यकता दोनों को ध्यान में रखा जाए। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, राल्स इसी पर बल देता है। तो जो न्याय है, इस न्याय का पहला शर्त हो गया कि न्याय में निष्पक्षता होनी चाहिए, क्राइटेरिया ऑफ इम्पार्शियलिटी। न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। और मैं बताया कि योग्यता और आवश्यकता दोनों को मिलाकर न्याय का पैमाना बनना चाहिए। इसका मतलब कि सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन ऑफ द बेसिस नीड कह सकते हैं। और ये बताइए कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है और कोई व्यक्ति साइंटिस्ट है, तो सबका वेतन समान तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि भेदभाव का कोई तर्कसंगत आधार भी होना चाहिए। और मैं अभी बता रहा था कि यदि सिर्फ योग्यता को लागू करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से लोग आगे बढ़ जाएंगे, बहुत सारे लोग पीछे ही छूट जाएंगे। आवश्यकता वो भी ठीक नहीं है। ये बताइए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक कल्याण की भावना भी होनी चाहिए। लिबर्टी एज वेल एज सोशल ऑर्डरिंग उसको कहा जाता है कि व्यक्तिगत कल्याण के साथ सामाजिक कल्याण को मिलाना। और एक पहलू इसमें और भी शामिल होता है, रिस्पेक्ट फॉर द नेसेसिटी ऑफ नेचर। प्रकृति की जो आवश्यकता है, प्रकृति की जो व्यवस्था है, उसका सम्मान होना चाहिए। कोई वृद्ध व्यक्ति है तो काम नहीं कर सकता, कोई युवक व्यक्ति है तो काम कर सकता है, तो वृद्ध व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, ये न्याय है। कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको विशेष संरक्षण मिलना चाहिए, ये न्याय है। जैसे हम लोग के आरक्षण है तो ये न्याय है। अब देखिए न्याय के कौन कौन से डायमेंशन हैं, यहाँ आप लोगों के यहाँ जो है आगे लिखा भी है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि न्याय का, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, जैसे हम लोग कहते हैं आर्थिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का मतलब जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें औचित्यता को शामिल करना। राजनीतिक व्यवस्था में औचित्यता को शामिल करने का मतलब क्या हुआ कि जो नागरिक अधिकार है उसको बढ़ावा देना, प्रशासन में जनता की भागीदारी होनी चाहिए, संस्था और संघ बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, उत्तरदायी प्रशासन होना चाहिए, नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। इस पहलू को हम कह सकते हैं कि ये राजनीतिक न्याय है। और अभी देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक न्याय, मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें न्याय को शामिल करना, सामाजिक व्यवस्था में औचित्यता को समाहित करना। इसका मतलब यह हुआ कि सामाजिक जो विषमता है उसको समाप्त किया जाए। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि समाज व्यवस्था में न्याय को स्वीकार करना, सभी प्रकार की सामाजिक जो अतर्कसंगत जो विषमता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। व्यक्तित्व विकास के लिए सबको जो है उचित अवसर मिलना चाहिए, सबकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न किया जाए, सबको शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो, बहुसंख्यक व्यक्ति जो है अल्पसंख्यक व्यक्ति का शोषण न करे। अभी बताया कि सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो। तो ये सब चीजें जो है सामाजिक न्याय है। और देखिए आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब क्या हुआ? अर्थव्यवस्था भी न्याय संगत होनी चाहिए। भाई जीवन यापन के लिए सबको समान अवसर मिलना चाहिए। जो कार्य करने में सक्षम नहीं है, जो जीविका अर्जित करने में सक्षम नहीं है, उनको भी भोजन, वस्त्र, आवास उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन अभी मैं बताया तर्कसंगत होना चाहिए। समान कार्य के लिए सबको समान वेतन दिया जाए, समान आर्थिक अवसर दिया जाए, समाज के संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए, न्यूनतम सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, सरकार और उद्योग व्यापार का उचित नियमन करे,
रेगुलेशन करे, कार्य की उचित परिस्थिति होनी चाहिए, श्रमिकों की सुरक्षा होनी चाहिए। इन सब चीजों को हम लोग कहते हैं कि यह आर्थिक न्याय है। अब देखिए यहाँ पर मैं बताया कि जो सामाजिक न्याय है, जो सोशल जस्टिस है, इस पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं। समानता और न्याय को आपस में मिलाना सामाजिक न्याय। और अभी मैं बताया कि व्यक्ति समाज के संबंधों को व्यवस्थित करने का जो तरीका है वो सामाजिक न्याय है, जिससे सामाजिक जो परिवर्तन है वो न्याय संगत बन सके। समाज में रहने वाले जो वर्ग हैं, जो समुदाय हैं, सबके साथ न्याय हो सके। भाई इस सामाजिक न्याय की आखिर हम लोग क्यों बात करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? भाई यदि हम सामाजिक न्याय देंगे तो समाज के सभी वर्ग राज्य की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और तभी बंधुत्व और समरसता का विकास होगा और तभी हमारी एकता अखंडता सुनिश्चित हो सकती है। भाई आप देख रहे हैं कि आज वैश्वीकरण में, पूंजीवाद में अमीर और गरीब के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। विश्व में जो है 10% लोग 90% संपत्ति रखते हैं, 90% लोग 10% संपत्ति में काम चला रहे हैं। तो यह जो असमानता निरंतर बढ़ती जा रही है, अमीर गरीब के बीच जो दूरी बढ़ती जा रही है, इससे समाज में असंतोष उत्पन्न हो सकता है, समाज में क्रांति हो सकती है। इस सामाजिक असंतोष को कम करने का जो साधन है वो सामाजिक न्याय। और जब सामाजिक न्याय मिलेगा तो मैं अभी आपको बताया कि सामाजिक न्याय का मतलब केवल आरक्षण नहीं है। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, कार्य की उचित परिस्थिति मिलना चाहिए, श्रमिकों की सुरक्षा होनी चाहिए, किसी का कोई शोषण न करे। ये सब सामाजिक न्याय है। ये बताइए, जब ये सब होगा तभी तो लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक होंगे और तभी सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होगा, तभी सामाजिक कुरीतियां और रूढ़ियां भी दूर हो सकती हैं, तभी हमारा धर्मनिरपेक्ष समाज भी बन सकता है। और जब सामाजिक न्याय बढ़ेगा तो मैं आप लोगों को अफर्मेटिव एक्शन समझाया था इसके पहले वाले वीडियो में, जो समानता वाला वीडियो है। तो अफर्मेटिव जब एक्शन बढ़ेगा तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के बीच जो है दूरी कम होगी, सामंजस्य बढ़ेगा, व्यक्ति समाज के मध्य सामंजस्य बढ़ेगा, स्वतंत्रता समानता एक दूसरे का पूरक बनेगा, तभी सभी मनुष्यों का जो जीवन है वो गरिमा युक्त बन सकता है, तभी सामाजिक संघर्ष कमजोर पड़ सकता है और तभी समाज में स्थायित्व आ सकता है। तो मैं बताया कि सामाजिक न्याय की चर्चा इसलिए हम लोग और इसीलिए एनसीईआरटी किताब में आप लोग की ये टॉपिक रखा भी गया है। आप देख रहे हैं कि जो सामाजिक न्याय है उसके 3 सिद्धांत। एक तो पहला सिद्धांत है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, सभी के लिए जो है समान अधिकार और भेदभाव की मनाही, मतलब वर्ग जाति नस्ल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। काम और कार्यकलाप के आधार पर जो है भेदभाव होना चाहिए। यदि मान लीजिए 2 जाति के लोग हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को समान वेतन मिलना चाहिए। यही तो सामाजिक न्याय होगा। यदि मान लीजिए एक ही काम किया जाता है, स्त्री और पुरुष को अलग अलग वेतन दिया जाता है, तो इसका मतलब सामाजिक न्याय नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि समान परिस्थिति में समान और असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार। और इसी चीज को देखिए यहाँ पर आप देखते हैं कि चाहे वह पत्थर तोड़ने का काम हो या पिज्जा बांटने का, उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। ये बताइए, यदि काम के लिए एक व्यक्ति को 100 रुपए, दूसरे को 75 रुपए मिलते हैं, ये जो लिख रहा है वो क्या है कि भाई धर्म और जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि एक ही काम किया जा रहा है तो उतना वेतन स्त्री और पुरुष सबको मिलना चाहिए। चाहे अलग अलग जातियों के लोग एक ही काम कर रहे हैं तो एक ही वेतन मिलना चाहिए। इसको हम सामाजिक न्याय कहेंगे। तो पहला सिद्धांत क्या हुआ? समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। अब जैसा दूसरा सिद्धांत देखिए, इसमें लिखा गया है, दूसरा जो सिद्धांत है आनुपातिक समानुपातिक न्याय, प्रोपोर्शनल जस्टिस इसको कहते हैं। देखिए समानुपातिक न्याय जो अरस्तु द्वारा दिया गया, प्रोपोर्शनल जस्टिस, समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार। तो ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पर जो है समान बर्ताव करना अन्याय हो जाए। भाई परीक्षा आप दे रहे हैं और जितने भी लोग परीक्षा में बैठे सबको बराबर अंक दे दिया जाए तो कैसा लगेगा? अरे भाई जो ज्यादा परिश्रमी है, जो ज्यादा कौशल लगता है, उसको ज्यादा अंक मिलना चाहिए। एग्जाम्पल भी देखिए इसमें लिखा गया है, आप लोग पढ़े होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कौशल है, जो संभावना है, जो मेहनत है, उसको ध्यान में रखकर अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। अब इसका जो तीसरा सिद्धांत है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, अब इसको आप लोग पढ़े होंगे। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, सुरक्षित भेदभाव या संरक्षणात्मक भेदभाव। इसका मतलब क्या है? देखिए विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, जब कर्तव्य और पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाए तो लोगों की विशेष जरूरत, विशेष आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जो कुछ लोग जो है, जैसे मैं बताया, क्या मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई लंबे समय से पिछड़ा हुआ है, तो उसका हम विशेष ख्याल रख सकते हैं, उसको विशेष संरक्षण दिया जा सकता है, उसके साथ कुछ भेदभाव किया जा सकता है। यह भी न्याय संगत है, यह भी सामाजिक न्याय है। लेकिन अभी मैं बताया कि न्याय संगत होना चाहिए। न्याय समाज का प्रथम सदगुण है। राइट इज प्रीरियर टू गुड। न्याय उचित होना चाहिए। तो यदि हम तर्कसंगत भेदभाव नहीं करेंगे तो न्याय हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए भारत में जातिगत आरक्षण दिया गया, तो बहुत सारी जातियां लंबे समय से पिछड़ी हुई हैं, तो जातिगत आरक्षण जो है सरकारी नौकरी
दे दिया गया, शिक्षण संस्थाओं में दे दिया गया। तो यह एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन किया गया। और यह डिस्क्रिमिनेशन कैसा है? तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब कमजोर वर्ग या पिछड़ी श्रेणी के लोगों को कुछ विशेष सुविधा दे देना, कुछ रियायत दे देना, जिसका लाभ उठाकर समाज में मुख्य धारा से लोग जुड़ सके। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो सुरक्षित जो भेदभाव है, जो हम लोग विशेष संरक्षण करते हैं, अफर्मेटिव एक्शन जो पढ़ाया था, तो विशेष जो संरक्षण करते हैं, इसके पहले का जो वीडियो है समानता, जो आप लोगों का ये 11th क्लास का जो पॉलिटिकल थ्योरी है, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, तो आप लोग पहले वाले वीडियो से देखिए, तब समझ में आएगा बात। अब फिर आप लोग जानते हैं कि भाई एनसीईआरटी तो क्लास में नहीं हो सकता ना, ये तो यूट्यूब पर ही चलेगा। अब बाकी हम लोग का जो बैच है वो 26 तारीख से शुरू हो रहा है। पीटी का बैच है, जीएस सेकंड का है, पॉलिटिकल साइंस का है, एकदम आप लोग आ सकते हैं। यहाँ मैं बताया कि संरक्षणात्मक जो भेदभाव है, जो सुरक्षित भेदभाव है, उसको ग्रहण करने से ही न्याय हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का जो सिद्धांत है, वो न्याय और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है, न्याय और समानता को बढ़ावा देता है। आप देखे होंगे एक बार जीएस सेकंड में आया भी था, संरक्षणात्मक भेदभाव क्या है, सकारात्मक कार्रवाई क्या है, जीएस मेंस में। तो एनसीईआरटी से बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। इसलिए बोलता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। और आप लोग जो है एनसीईआरटी, अब जैसे सामाजिक न्याय में पढ़ा रहा हूं, कल मैं इसके आगे जो बचा हुआ है, अब इसमें जो जो बचा हुआ है, ये सब जितना भी लिखा हुआ है, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे और फिर इसका प्रश्न मैं करा दूंगा। ये सामाजिक न्याय का जो है कल एक वीडियो और बनाता हूं और ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए इसको रोका जा रहा है।